शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कोविड-19 कोरोना महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय मेडिकल टीम की तरफ से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर वली दलवाने, अंडर सेक्रेटरीट आरोग्य मंत्रालय, कर्नल अहमद अल खयात, गृह मंत्रालय, डॉक्टर मनाफ अल कहतानी, सैन्य हॉस्पिटल, डॉक्टर जमीला सलमान, संक्रामिक रोगों के सलाहकार, सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। हम इस बात की पुष्टि करना चाह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आरोग्य मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर 5 भाषाओं के अनुवाद के साथ उपलब्ध है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे साथ पत्रकारों की एक टीम भी जुड़ी हुई है, जिनके प्रश्नों के उत्तर कॉन्फ्रेंस की समाप्ति पर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर वली दलवाने को, जो आपसे संबोधन करेंगे। सारी तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, और मैं रहमत की दुआ करता हूँ इस ब्रह्मांड के लिए रहम बनकर आने वाले आखिरी स्तुत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोरोना के संबंधित नई जानकारी आप तक दी जा सके। हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहली बात कि कोरोना के लिए हमारी मेडिकल टीम क्या मेहनत कर रही है, और जिन लोगों ने आइसोलेशन के कानून का उल्लंघन किया है उनके बारे में हमने क्या क्या एक्शन लिया हैं, और जो अफवाहें लोग फैला रहे हैं और बाज़ सवालात और बात गलत कंसेप्ट और बाज़ अफवाहों के जवाब देंगे। और एक्टिंग केसेस और कोरोनाग्रस्त लोगों से मिलने वाले लोगों के लिए हमने जो नए प्रोटोकॉल बनाए हैं उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमने जो कुछ भी मेहनत की है वो ये है कि हमने डेली बेसिस के ऊपर 31,000 डोज का अरेंजमेंट किया है, और बहरीन के अलग अलग सेंटर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और आप किसी भी तरह के अगर वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं तो 5 दिन के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। और आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है बी अवेयर एप्लीकेशन के ऊपर। इसी तरह आप healthalert.bh के ऊपर भी जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। और बाज़ लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जो पंजीकरण करवाया था तो उसका उन लोगों ने पालन नहीं किया अपने अपॉइंटमेंट का। इसकी वजह से भी हमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें से 96% लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन प्राप्त कर ली। हम ये बात की पुष्टि करना चाह रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन के लिए जो कुछ भी वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जो यानी चाहे तारीख हो या उसका समय हो, तो उसकी पाबंदी हर एक के लिए अनिवार्य है, ताकि इसकी वजह से मेडिकल टीम का हम सहयोग कर सकें। और अगर आप वक्त की पाबंदी करेंगे और अपॉइंटमेंट के वक्त का पालन करेंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर भी लोगों के लिए आसानी रहेगी और मेडिकल स्टाफ के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जिन लोगों को कोरोना के मीडियम लक्षण पाए जा रहे हैं या ख़तरनाक लक्षण पाए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हमने नई बिल्डिंगों का और इसी तरह नए सेंटर्स का शुभारंभ किया है। सलमानिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने 2 बिल्डिंगें तैयार की है, और इसी तरह आली के अंदर शामिल सेंटर, मोहम्मद बिन खलीफा उस्मान अल खलीफा सेंटर, इसी तरह सलमानिया के अंदर भी हमने 6ठे फ्लोर के ऊपर कोरोना के मरीज़ों का इलाज के लिए पूरा अरेंजमेंट और सुविधाएं उपलब्ध कराई है। अगर किसी आदमी को कोरोना हो जाता है और अगर कोरोना के उसको लक्ष्य चाहे वो दरमियानी हो या ख़तरनाक हो, तो इन लोगों से हम बहुत ही आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि वो वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण करें। और अगर आपको
आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तो 444 के ऊपर आप कॉल करें। और फेब्रुआरी 2020 से मई 21 मई तक 40,80,000 कॉल हमको 444 के ऊपर प्राप्त हुए हैं, और जिसके अंदर 32% वैक्सीनेशन से के संबंधित है, और 10% बी अवेयर एप्लीकेशन के ताल्लुक़ से थे, और 7% सवालात अलग सवालात के मुताबिक थे, और 49% हमारे पास जो सवालात थे और जो प्रश्न थे वो नॉर्मल जो लोगों को कोरोना के मुतालिक मालूमात लेनी होती है वो है। और हम सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि अगर किसी कोरोना के यानी आराज या लक्षण के मुतालिक सवाल होते हैं और हमको जो भी सवालात प्राप्त हुए उसमें से 50% भी इसी तरह के थे, यानी अगर देखने के लिए जाएं तो वो 60% सवालात और प्रश्न ऐसे थे कि जिसका संबंध यानी 444 के लिए कोई ज़रूरी नहीं था, और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर यानी healthalert.gov.bh के ऊपर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये 444 वाली जो सुविधा उपलब्ध कराई गई है वो कोरोना के ख़तरनाक लक्षण या कोरोना संबंधी लोगों को सेवा चाहिए उसके लिए हैं, लेकिन अभी तक हमने जो देखा वो यही हुआ कि 60% प्रश्न यानी हमारे इस उद्देश्य के मुताबिक नहीं थे। इसलिए हम सभी लोगों से हम आज्ञा करते हैं कि अगर 444 वाली लाइन के ऊपर अगर आप प्रेशर कम करना चाहते हैं तो आप उसी वक्त कॉल करें जबकि आपको इमरजेंसी हो या ख़तरनाक हालत हो, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो इस सीरत के अंदर आप बी अवेयर एप्लीकेशन या healthalert.gov.bh के ऊपर जाकर आप जो कुछ भी सवाल करेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। इसी तरह healthalert.gov.bh के ऊपर एक नया फीचर डाला गया है जिसके अंदर आपको यानी राइटिंग के अंदर बहुत जल्द तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, और जो कुछ भी इंस्पेक्शन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर किए जा रहे हैं तो उसके अंदर हमने अभी तक 1003 विज़िटिंग की है, और जिसके अंदर होटल से रेस्टोरेंट्स थे तो 153 वो कानून के उल्लंघन पाए गए हैं, और बहुत सारी एंटिटीज़ और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और दुकान वगैरह को बंद किया गया है। और हम ये बात की पुष्टि करना चाह रहे हैं कि भाई आपकी जागरूकता इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और जितने आप नियम का अनुसरण करेंगे और जो कुछ भी आपको कवानीन बतलाए गए हैं उसका पालन करेंगे तो ये हमारे ऊपर भी और मेडिकल टीम के ऊपर भी हर तरह के बोझ को कम करेगा। और इसी वक्त हम जो लोग दुकानों के अंदर काम कर रहे हैं या अपनी एंटिटीज़ या अपने कंपनीज़ वगैरह चला रहे हैं उन तमाम से भी निवेदन करते हैं कि सब तमाम के रक्षण और आरोग्य को निश्चित बनाने के लिए प्रबंधित अधिकारियों का सहयोग दे, सहकार दे, और आपको जो कुछ भी दिशा निर्देश दिए जाती हैं और जो कुछ भी नए नियम बनाए जाते हैं उसके अंदर किसी तरह की भी कोई कमी न रखे। इस चरण में अब मैं कर्नल हमद अल खैयात को मैं दावत दे रहा हूँ जो आपसे संबोधन करेंगे कि जो लोग आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर या घरों के अंदर आइसोलेशन कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं, और उसके बारे में आपको बतलाएंगे। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी हम जिस विकट परिस्थिति का सामना कर रहे हैं वो हमसे इस बात की आवश्यकता करता है कि हम सब एक रूह और एक जान और एक शरीर बन के मेडिकल टीम का सहयोग दें, उनके साथ साथ दें। गृह मंत्री हिज एक्सीलेंसी
श्रीमान शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफ़ा ने जो कुछ भी हमें बतलाया है, और इसी तरह चीफ पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर तारिक हसन अल हसन की तरफ से भी हमें निर्देश मिले हैं कि जो कुछ भी हमने अभी तक आपके लिए जो सेवाएं प्रदान किए उसको मैं आपके सामने बतलाऊंगा। अभी तक हमने 9570 वो कानून के उल्लंघन देखे हैं जो सोशल डिस्टेंस के मुतालिक थे। इसी तरह 82,994 उल्लंघन पाए गए हैं मास्क न पहनने की वजह से, और इसी तरह दुकानों और दूसरी एंटिटी और पब्लिक प्लेसेस के अंदर लोगों ने जो कानून की मुखालफत की। और आरोग्य मंत्रालय के साथ और इसी तरह वज़ारतुल अदल व शऊनुल इस्लामिया के साथ भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, और मस्जिद वगैरह के अंदर भी कानून की पाबंदी को निश्चित बनाया जा सके, इसके लिए हम पूरी फ़िक्र कर रहे हैं। और हमने बहुत सारा इंस्पेक्शन किया है, चेकिंग की है, और कई दुकानों को और काफ़ेस और रेस्टोरेंट्स को बंद किया है। और हमने जो कुछ भी कवानीन बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उसका अनुसरण नहीं करने वालों के ख़िलाफ़ हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए कटिबद्ध है। और इसी तरह सिविल डिफेंस ने भी अपनी तरफ से बड़ा सहयोग दिया। अभी तक 3,14,533 जगहों के ऊपर हमने सैनिटाइज़ किया है 1 जून तक। और जो लोग इसके अंदर शरीक हुए हैं और उन्होंने भागीदारी निभाई है और स्वयं सेवक है, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। और इसी तरह 2009 के ऊपर सुपरविज़न किया गया है। 1230 लोगों को मस्जिद सैनिटाइज़ करने के ऊपर ट्रेनिंग दी गई है। और इसी तरह जहाँ तक मेडिकल सहयोग की और लोगों को सेवा पहुँचाने की बात, स्पेशल एम्बुलेंस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 मिनट के अंदर ये सारी सेवाएं प्रदान की है। यानी कॉल आने के 18 मिनट में और गाड़ी निकलने के 12 मिनट में हमने हर तरह की लोगों को एम्बुलेंस की सेवाएं प्रदान की है। और कभी कभी एक दिन के अंदर एक्टिंग केसों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हमने 400 से ज़्यादा गाड़ियों का इंतज़ाम किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से यानी कोरोनाग्रस्त लोगों की सेवाओं के लिए और निदान केंद्र और उपचार केंद्र पहुंचाने के लिए हमने बहुत सारी बसों का भी बसें भी उपलब्ध करवाई है। और अगर बाज़ लोग अगर ये सवाल करते हैं कि लोगों को सही माने में सेवाएं नहीं प्रदान की जा रही है, तो अभी तक मैंने आपके सामने जो संख्याएं बयान की उससे बहुत ही वाज़ेह हो रहा है और क्लियर है कि ये सारी अफवाहें हैं। बल्कि हमने सारे लोगों की रक्षा और आरोग्य को निश्चित करने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं रखी। और मेडिकल टीम की तरफ से हमें किसी भी तरह के कोई दिशा निर्देश मिलते हैं या कोई संदेश मिलते हैं तो उसकी सेवा में और उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर हमारी तरफ से हर वक्त हाज़िरी रहती है। और अलग अलग जो एंटिटीज़ है और सेक्शंस है और महामारी से निपटने के लिए जो कुछ भी कमेटी बनाई गई है, इन सारी के साथ हम एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और जो लोग यानी होम आइसोलेशंस के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए ये है कि या तो 3 महीने की जेल या कम से कम 1,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 दिनार की पेनल्टी लगाई गई है, जो 2018
का यानी पब्लिक हेल्थ के कानून के आर्टिकल 121 के बराबर है। और 3,591 आदमियों को हमने कोर्ट के अंदर भेजा है। और इसी तरह जो लोग अफवाहें फैलाते हैं और गलत मालूमात फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए हम कटिबद्ध है। और सभी लोगों से हम आज्ञा करते हैं, निवेदन करते हैं, नम्र विनंती करते हैं कि अभी जिस विकट परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, हमें अफवाहों के फैलाने से और गलत मालूमात इन्फॉर्मेशन लोगों को देने से बचना चाहिए। और हमें मालूमात उन्हीं जगह से लेनी चाहिए जो उसके ओरिजिनल सोर्सेस है। और जिस बात की मैं आपको विनंती करना चाहता हूँ वो ये है कि हर आदमी और हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझें। अब मैं डॉक्टर मनाफ अल कहतानी, संक्रामक रोगों के सलाहकार को आमंत्रण देता हूँ जो आपसे संबोधन करेंगे। बहुत शुक्रिया कर्नल हमद अल खैयात। अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मौला मेरे सीने को खोल दे और मेरे मामले को आसान फरमा और मेरी ज़बान से जो कुछ भी लुकनत है उसको दूर फरमा। आपकी शाम मुबारक हो। कोविड-19 कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय मेडिकल टीम बनाई गई है वो हर परिस्थिति का अच्छी तरह निराकरण कर रही है और उसका निरीक्षण कर रही है, इसका चिंतन मनन कर रही है। मैं आप लोगों के सामने आज 7 सवाल जो प्रश्न लोगों की तरफ से उठाए गए हैं उसका मैं उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न लोगों की तरफ से उठाया जाता है कि अभी हमारे पास आईसीयू के अंदर 300 से ज़्यादा केस है और नॉर्मली यही रेशियो और यही दर रहता है, यही संख्या रहती है, उसकी वजह क्या है? देखिए, जवाब ये है कि हमारे समाज के अंदर बसने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के वहीवट और उनका रहन सहन का तरीका और उपचार पद्धति के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं और इसी तरह जिनको जटिल रोग है या जिनको छुपे रोग है तो उनका मसला ये होता है कि उनको ही नॉर्मली आईसीयू में जाना पड़ता है। और वैश्विक स्तर के ऊपर अगर आप चिंतन मनन करेंगे और एनालाइज करेंगे आपको यही पता चलेगा कि इस कैटेगरी के लोग आईसीयू में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जहाँ तक 1 जून की बात है तो उस वक्त 326 आदमी 1 जून से अभी तक आईसीयू में हैं, लेकिन उसमें से 270 आदमी वो लोग हैं कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, यानी 83% लोग वो है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली थी। मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली है तो उनके आईसीयू के अंदर जाने का भय और ख़तरा कम रहता है। और इसी तरह दूसरा एक इश्यू ये होता है कि बाज़ लोग वो होते हैं कि कोरोना के लक्षण आने के बाद वो उपचार और निदान के अंदर देरी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्ट आईसीयू में जाना पड़ता है। लेकिन आईसीयू के अंदर अगर संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है, हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने अथवा तो मेडिकल टीम ने या आरोग्य मंत्रालय ने उनकी सेवा के अंदर कोई कमी बाकी रखी हो, बल्कि अगर आप अच्छी तरह गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना से रिकवर होने वाले लोग जो है 90% के करीब है और 2 लाख से ज़्यादा है। ये सबसे बड़ी दलील है कि हमने आपको अच्छी सेवाएं प्रदान की है। दूसरा एक सवाल ये किया जाता है, ये प्रश्न किया जाता है कि आपने बहुत सारे ऐसे देश जिसके अंदर कोरोना की वबा ज़्यादा फैली हुई थी तो उन लोगों को बहरीन आने की अनुमति क्यों दी, जिसकी वजह से बहरीन के अंदर कोरोना फैला। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 6 देश ऐसे हैं कि जिनको हमने रेड लिस्ट में डाला है और दूसरे देशों के बारे में भी हम सोच रहे हैं। और ये दुनिया के वो 6 देश है कि जहाँ कोरोना ज़्यादा है: इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फाइनली वियतनाम। और जो यात्री और प्रवासी देशों से आते हैं उनके लिए हमने बहुत सख्त नियम बनाए हैं।
जो यात्री इन देशों से आते हैं, चाहे वो वहाँ के निवासी हो या बहरीन के, वो चाहे वो उन देशों के नागरिक हो या बहरीन के अंदर वो निवासी हो, बहरीन की उनके पास रेसिडेंट परमिट हो, फिर भी चाहे उन्होंने वैक्सीनेशन ली हो या न वैक्सीनेशन ली हो, इन देशों से आने वाले लोगों के लिए हमने सबसे पहला कानून ये है कि उनको 10 दिन के लिए आइसोलेशन में जाना है, चाहे अपने घरों के अंदर या गवर्नमेंट की तरफ से अनुमति दिए हुए आइसोलेशन सेंटर्स में। और इसी तरह उनको हवाई जहाज़ में चढ़ने से पहले नेगेटिव पीसीआर टेस्ट देना है। और फिर बहरीन आने के बाद बहुत सख्त कानून उनके लिए बनाए गए हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर भी उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है, और इसी तरह 10 दिन के बाद भी उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। अगर हम बहरीन के अंदर जो कुछ केसेस नज़र आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो 0.8 केसेस बाहर से आने वाले लोगों के हैं। तीसरा सवाल यह है, बाज़ लोग सोशल मीडिया के अंदर अपने अकाउंट के ऊपर गलत बयानात फैलाते हैं, और वो लोग जो है कि और बाज़ वो लोग कि जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उन लोगों के ऐसे वीडियोस आए हैं कि वो बहुत सारे लोगों को लेकर बैठे हैं और न कोरोना के दिशा निर्देशों का और सावधानी के कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसे लोगों के लिए आपने क्या कानून बनाया है? तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि इस तरह के जो लोग हैं, इनके बारे में कर्नल हमद अल खैयात ने आपके सामने वाज़े तौर पर बयान किया है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप इस देश के अंदर रह रहे हैं, चाहे आप नागरिक हो या निवासी हो, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप इस तरह के समारोह से अपने आप को बचाओगे और आप इस बात को सीरियसली लोगे। अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा है लेकिन आप दूसरे लोगों को तक ये रोग को पहुंचा रहे हैं जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमारी पूछपरछ होगी और ये बीमारी यानी हो सकता है कि तुम्हारी किसी करीबी रिश्तेदारी को भी लग सकती है। और चौथा सवाल ये क्या गया है कि अभी आपने जो वैक्सीनेशंस प्रदान की है, क्या इस वैक्सीनेशन के बारे में आप दोबारा सोचोगे कि वो किस हद तक प्रभावशील है, गुणवत्ता वाली है और सुरक्षित है? देखिए, इस बात का जवाब ये है कि अगर आप इस महामारी से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र और मात्र एक ही तरीका है कि आप सारी सावधानी और सावचेती बरतने के साथ वैक्सीन को लें। उसके तभी इन 2 शर्तों के साथ आप जो है इस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और मैं बार बार आप लोगों के सामने ये बात दोहराता हूँ कि जो वैक्सीनेशन है इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति कोरोना या दूसरे वायरस से लड़ने के लिए बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली उस बीमारी को ख़त्म कर दे और उसको तुम्हारे अंदर से निकाल दे। 5वां प्रश्न ये है कि भाई आप किस कंडीशन के अंदर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और एक्टिंग केसेस है आपके, तो आपके लिए क्या रूल्स है? आपको उपचार केंद्र या निदान केंद्र या हॉस्पिटल्स में उसी वक्त जाने की ज़रूरत है जबकि कोरोना के मीडियम या ख़तरनाक लक्षण आपके अंदर पाए जाते हो। इसलिए कि अगर आपको बिल्कुल मामूली से लक्षण है और आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे, हॉस्पिटल भर जाएगी, तो इसकी वजह से जो है लोगों के अंदर यानी मेडिकल टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा।
अगर किसी को होम आइसोलेशन के अंदर रखा गया है तो मेडिकल टीम किस तरह उनके बारे में ये पता लगाएगी कि उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है और इसी तरह वो अपने घर के अंदर ही रहे हैं और दूसरे लोगों के संपर्क के अंदर नहीं आए हैं। मैं उसका जवाब ये दूंगा कि हमारी मेडिकल टीम बी एवर एप्लीकेशन के ज़रिए अच्छी तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है और जो कुछ भी रिज़ल्ट और परिणाम हमारे सामने आते हैं तो उसका निरीक्षण करती है और जो लोग उसकी मुखालफत करते हैं, वायोलेशन करते हैं, तो उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाता है। और जो बच्चे 12 से 17 साल के हैं तो क्या उनको वैक्सीनेशन देना किस हद तक इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी आप बतलाए हैं। देखिए, मेरी बात आप समझने की कोशिश करें कि बहुत अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज के पास ऐसे सदस्य जिनके अंदर सीरियसनेस नहीं पाया जा रहा है, तो वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं और बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में शकों को शुबहात पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी जिगर के टुकड़े जैसी औलाद और आपके बच्चों को क्या आप आईसीयू के अंदर डालना चाहेंगे, या अल्लाह न करे उनकी तबीयत बिगड़े, इस तरह के दिन आप देखना चाहेंगे? नहीं, बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो कुछ भी संशोधन किया गया है उसके ज़रिए हमें मालूम हुआ है कि इस एज के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही नफ़ाकारक है। और मैं भी एक बाप होने की हैसियत से अपनी औलाद के लिए और आप सभी लोगों को उभारना चाहता हूं कि आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पंजीकरण कराए कबल इसके कि वो हालात आए कि हमें तकलीफ़ में पड़ना पड़े। आखिरी बात यह है कि अभी हमारे लिए क्या संदेश है, हमें क्या करना चाहिए। मैं आप हज़रात को 2 बातों की नसीहत करना चाहूँगा कि पहली बात सब्र, यानी हम सब्र करें, पेशेंस दिखाए, और दूसरी बात सबात, यानी हमारे अंदर साबित कदमी हो, तटस्था हो, हमारे अंदर मजबूती हो और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह इस महामारी से हम नजात पालेंगे। अब मैं आमद करता हूँ डॉक्टर जमीला सलमान को, गुप्त और संक्रामक रोगों के सलाहकार, समरिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आपकी मैं शुभचिंतक हूँ डॉक्टर मनाफ अल कहतानी। शुरू अल्लाह के नाम से जो परम दयालु परम कृपालु है। और आज के इस कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों के सामने चौथे टॉपिक के बारे में बात करनी चाहूँगी। वो ये है कि जो लोग कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं या जो उनके संपर्क में आए हैं उनके बारे में नए प्रोटोकॉल क्या है। अभी हमने जो नए फैसले गुज़श्ता हफ्ते के अंदर बनाए थे और उसके ऊपर 1 हफ़्ता गुज़र चुका है, तो उसके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव और सकारात्मक परिणाम हमने देखे हैं पिछले 3 दिनों के अंदर कि माशाल्लाह केसों के अंदर जो है कमी आई है। और सभी लोगों से मैं आज्ञा करती हूँ कि अच्छे परिणाम को पाने के लिए हमको चाहिए कि हम और कोशिश करें। और सभी लोगों से दोबारा भी हम नम्र विनती करते हैं कि सावधानी और सावचेती के जो कुछ भी दिशा निर्देश है जो आपको 1 साल से ज़्यादा वक्त से बतलाए जा रहे हैं उसकी पाबंदी करें। और तीसरा पॉइंट जिसको हमने कई मरतबा आपके सामने दोहराया वो ये है कि वैक्सीनेशन और टीके के लिए पंजीकरण करवाएं, क्योंकि इसकी वजह से केसेस के अंदर बड़ी कमी आती है और लोगों के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति पैदा होती है। और चौथा पॉइंट ये है कि हम सभी लोगों को आमंत्रण देते हैं कि जो लोग उसकी शर्त के ऊपर पूरे उतरते हो तो वो कोरोना वैक्सीन के तीसरे बूस्टर डोज के लिए
पंजीकरण करवाए। और पांचवा पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है कि बाज़ लोगों के अंदर हमने ये महसूस किया कि कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने उपचार केंद्र के अंदर या निदान लेने में बहुत देर लगा दी, जिसकी वजह से उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। जब केस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर पहुंच जाता है उस वक्त पेशेंट को और मरीज़ को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम सभी लोगों से आज्ञा करते हैं कि खुसूसन वो लोग जो बड़ी उम्र के हैं या जिनको जटिल रोग है कि वो लोग जितना जल्दी हो सके, जैसे ही कोरोना के लक्षण इनको पेश आए, फ़ौरन अपने निदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। एक 2021 में से अभी तक जो कुछ भी हमने मौत के वो देखे हैं वो ये थे कि 90% वो लोग थे जिनकी मौत हुई, जिनका देहांत हुआ, वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, और जिसमें 21% वो थे जिनकी एज 50% से 21% वो लोग थे जिनकी उम्र 50 साल से कम थी। खुलासा ये है कि 10% वो लोग थे मरने वाले कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। इससे पता ये चला कि अगर वैक्सीन हम लेते हैं तो मतलब मौत का जो है रेशियो कम हो सकता है। मतलब यानी जनवरी 2021 से मई तक 665 जो मौत हुई है, तो उसमें से 10% लोग वो थे जिन्होंने वैक्सीन मतलब ली थी। और हम इस बात पे ज़ोर देना चाहते हैं कि अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं या हम वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं तो अपनी ज़ात के ऊपर और इसी तरह अपने समाज के ऊपर हम बड़े खतरे को पैदा कर रहे हैं। और अगर हम केसों को कम करना चाह रहे हैं या आईसीयू से बचना चाह रहे हैं या कोरोना के ख़तरनाक लक्षण से बचना चाह रहे हैं तो उसका मात्र एक ही उपाय है कि वैक्सीनेशन लें। और तीसरा पॉइंट जो वो मैं आप हजरात के सामने बयान करने जा रही हूँ कि एक्टिंग केसेस और कोरोनाग्रस्त लोगों से के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए जो नए कानून है वो क्या है। जो लोगों को कोरोना लग चुका है और उनके आरटीपीसीआर के अंदर कोरोना पॉजिटिव आया है तो वो फौरी तौर पर अपने आप को होम आइसोलेशन में डालें और वो बी अवेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और जब ये आप इंस्टॉल कर ले बी अवेयर, उसके साथ ही आपके साथ आपका आइसोलेशन पीरियड शुरू हो चुका है। और जब भी आपके पास से सेल्फ़ी मंगाई जाए तो आप सेल्फ़ी अपलोड करते रहें। और सिर्फ उन्हीं लोगों को अब उपचार केंद्र या निदान केंद्र के अंदर ही भेजा जाएगा कि जिनको खतरनाक कोरोना के लक्षण हो या जिनको जटिल रोग हो या जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, उन्हीं लोगों को अब उपचार के लिए आइसोलेशन के बाहर बुलाया जाएगा और उनको अपॉइंट दिया जाएगा और प्रबंधित अधिकारी उनसे कांटेक्ट करेंगे। अलबत्ता जो लोग कोरोनाग्रस्त लोगों के संपर्क में आए हैं उनके लिए क्या कानून है। पहला ये है कि जैसे ही उनको पता चला कि वो कोरोनाग्रस्त के संपर्क में आए हैं तो वो बी अवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, और जब उसे पता चल जाए और मेडिकल टीम की जो स्पेसिफिक टीम है तो वो इनका इन्वेस्टिगेशन करेगी और उनके साथ कांटेक्ट किया जाएगा।
और उनकी हालत और कंडीशन देखने के बाद उनको एक मैसेज भेजा जाएगा ये बी अवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए। और एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही उनका आइसोलेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। और जब जब भी उनसे अनिवार्य किया जाए, उनके लिए ज़रूरी है कि अपनी सेल्फ़ी अपलोड करें। अभी तक जो बातें हमने बातें की, और एक बात ये भी आप याद रखें, जो संपर्क में आए हैं अगर उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो उनका RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा। और अगर उनका वो नतीजा और परिणाम नेगेटिव आता है तो 10 दिन के बाद भी उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और अगर उनकी उम्र कम है 50 साल से तो उनका RT-PCR टेस्ट सिर्फ 10वें दिन किया जाएगा। और आइसोलेशन पीरियड के ख़त्म होने के 3 दिन पहले उनके लिए आइसोलेशन एग्ज़िट के लिए उनके लिए एक पंजीकरण RT-PCR टेस्ट के लिए ज़रूरी है। और एक कानूनी बात ज़रूर मैं आपके सामने करना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता चला कि आप कोरोनाग्रस्त आदमी के संपर्क में आए हैं तो फ़ौरन आप अपने आप को आइसोलेशन में डालें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी दूसरे आदमी को कोरोना ना पहुंचा सकें। और गृह मंत्रालय की टीम भी आपका जो है निरीक्षण करेगी। और चौथा पॉइंट जो मैं आपसे जो शेयर करना चाहती हूँ ये है कि हमने सिट्रोविमा नाम की एक नई दवा की अनुमति दी है जो ग्लासगो FDA अमेरिकन औषध और खाद्य प्रशासन की अनुमति के बाद आई है। और उसका जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया है जिससे हमें बड़ा संतोष मिला है और बड़ी खुशखबरी मिली है कि जो लोग चाहे किसी को कोरोना के आसान लक्षण हो या जटिल लक्षण हो या मीडियम लक्षण हो तो उन सब के लिए ये मुफीद है। जो मोनोलिकल एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मानव के शरीर में ये पैदा करते हैं और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को वो मतलब बढ़ाती है। चाहे किसी को कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण हो तो सभी लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। और क्लिनिकल ट्रायल के जो प्रारंभिक परिणाम आए हैं उससे हमें ये भी पता चला है कि 85% यानी 85% ये मौत के भय को कम करती है। और ये जो परिणाम इस दवा के आए हैं हमारे लिए बहुत खुश करने वाले हैं और बीमारी का मुकाबला करने के लिए बहुत अच्छी बात है। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा आपको सावधानी और सावचेती के जो कुछ भी दिशा निर्देश है, चाहे वो सोशल डिस्टेंस हो या सही तरीके से मास्क को लगाना है और पारिवारिक समारोह से अपने आप को बचाना है और सिर्फ अपनी एक फैमिली और अपने कुटुंब की हद तक अपने आप को सीमित रखना है और सारी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करना है। तो इन सारी चीज़ों की मैं आपको आज्ञा करती हूँ। अब मैं अपनी बात ख़त्म करने जा रही हूँ और यही नसीहत करूँगी कि जब तक हम एक रूह, एक शरीर और एक जिस्म और बन के एक दूसरे के लिए जागृति पैदा करेंगे, सहयोग देंगे, सहकार देंगे, तभी हम इस महामारी के ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे। हमारे जो स्पीकर्स हैं मैं उनका शुभचिंतक हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे।
राजी की तरफ से एक सवाल है जो जीडीएन में काम करते हैं डॉक्टर वलीद अलमाने को है कि हमने पिछले 3 दिनों के अंदर ये देखा है कि कोरोना टेस्टिंग की संख्या कम कर दी गई है, क्या उसका कारण क्या है? प्रश्न करने के ऊपर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारी जो योजना है, हमारे जो प्लान हैं, तो हमने कभी भी टेस्टिंग के अंदर कमी नहीं की है। यानी जब केस कम थे उस वक्त भी हम 13,000 से 15,000 टेस्ट करते थे, लेकिन हमारी टेस्टिंग करने की जो पद्धति है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई आदमी को कोरोना लगा है, कोरोना ग्रस्त हुआ है, अगर उसके संपर्क में आने वाले लोग ज़्यादा है तो हम टेस्ट की संख्या को बढ़ाते हैं, और अगर उसके टेस्ट संपर्क में आने वाले लोगों की अगर संख्या कम है तो उनके हम जो है उस वक्त टेस्ट को कम करते हैं। यानी खुलासा ये है कि जब केस बढ़ते हैं तो जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने कहा कि भाई अगर एक कोरोनाग्रस्त आदमी 10 से मिला है, 20 से मिला है या 30 के संपर्क में आया है तो उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति के ऊपर हम अपने टेस्ट को बढ़ाते हैं, और यही वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीका होता है टेस्ट की संख्या को बढ़ाने और कम करने में। और पिछले 3 दिनों के अंदर हमने जो विश्लेषण किया तो हमें ये पता चला कि भाई यानी कोरोना वायरस के संपर्क में आने वाले लोग कम थे, तो इस वजह से हमने जो है टेस्ट कम किया है। और हरगिज़ हमारा ये मंशा नहीं रहा है कि टेस्ट कम करके हम एक्टिंग केसेस की संख्या लोगों के सामने कम बताएं, लेकिन चूँकि हमारी एक सक्रिय योजना होती है, हमारा एक प्लान होता है और उसके मुताबिक हम चलते हैं। लेकिन हमने यानी शुरू से लेकर अभी तक जो प्रोटोकॉल बनाया है वो 15,000 टेस्ट का है। डॉक्टर मनाफ अल-कहतानी को एक सवाल है, एंटीबॉडी टेस्ट कराने की आदमी को ज़रूरत कब पेश आती है? एसडीसी की तरफ से एक नया संशोधन आया है कि एंटीबॉडी टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ कि अगर किसी ने एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो उसको ये खौफ हो गया कि मेरे अंदर एंटीबॉडी कम है और वो नकारात्मक परिणाम का शिकार हो गया। तो लेकिन अगर कोई बंदा वैक्सीनेशन लेता है और साथ में सावधानी बरतता है और सावचेती रखता है तो ऐसे आदमी को एंटीबॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी कोई स्पेसिफिक केस है और डॉक्टर अगर उसके लिए मुनासिब समझता है तो उस वक्त ख़ास केसेस के अंदर डॉक्टर उनको इस बात की नसीहत करते हैं कि आप एंटीबॉडी का टेस्ट करवाएं। तमाम वो साफ़ी सहीफ़तुल अय्याम की तरफ से डॉक्टर जमीला सलमान को एक प्रश्न है, जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तो बहरीन साम्राज्य ने जो कुछ भी प्रोटोकॉल अपनाया है तो उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई कि अभी तक यानी 90% लोग रिकवर हो चुके हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कोरोना के जो नए स्वरूप और स्ट्रेन आए हैं उसके बारे में आपके पास कोई ख़ास प्रोटोकॉल है? बहरीन के अंदर जहाँ यानी उपचार प्रोटोकॉल की बात है तो बहरीन विश्व के उन प्रथम देशों के अंदर है कि उसने बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल अपनाए हैं, उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 90% लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जिनकी उम्र जो है 2 लाख के करीब है। कोरोना ग्रस्त आदमी को जो दवा दी जाती है उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कभी किसी को नॉर्मल दवा से अच्छा हो जाता है और कभी किसी की हालत मीडियम होती है तो उसको मीडियम लेवल की दवा दी जाती है,
लेकिन अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है तो उसको फिर और थोड़ी ऊंचे डोज की दवा दी जाती है। पिछले चरण में हमने जो कुछ भी देखा तो हमें ये पता चला कि बाज़ लोग ऐसे लोग होते हैं कि वो मतलब उपचार और निदान के लिए उस वक्त आते हैं कि कोरोना आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच चुका होता है। तो ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हैं कि चाहे किसी तरह का वायरस हो, चाहे किसी तरह का बैक्टीरिया हो, तो इन सभी केसेस के अंदर ज़रूरी ये है कि हम जो है जैसे ही कोरोना के लक्षण हमारे ऊपर ज़ाहिर हो, पहले ही फुर्सत के अंदर हम जाएं और जो है अपना इलाज कराएं। और दूसरी बात यह है कि कोरोना के नए नए स्वरूप और नए नए स्ट्रेन आते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर रिसर्च और संशोधन हो रहा है। और जो कुछ भी हमारे सामने रिसर्च आते हैं उसी को हम अच्छी तरह रीड करते हैं और उसका निराकरण करते हैं और उसमें से अच्छे परिणाम निकाल कर उसी के ऊपर हम अमल करते हैं। एक सवाल और प्रश्न कर्नल हमद अल खयात को किया जा रहा है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं और गलत बातें फैला रहे हैं उसके संबंधित आपके पास कोई एक्शन प्लान है? तो हमद अल खयात की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक साइबर टीम जो है इन सारी चीज़ों का निरीक्षण करती है और उसको चेक करती है, उसका इंस्पेक्शन करती है और अगर कोई आदमी इस तरह का गलत काम करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेने के लिए हम कटिबद्ध है। लेकिन हम सभी लोगों से आज्ञा करते हैं कि आप उन्हीं बातों को लोगों के सामने फैलाए कि जो आपको सही रिसर्च से मिली हो। एक सवाल डॉक्टर वलीद अलमानी को किया जा रहा है कि जब से आपने टेस्टिंग कम की है तब से आपको ये लग रहा है कि केसों के अंदर कमी आई है। तो डॉक्टर वलीद अलमानी का कहना ये है कि भाई शुरू के अंदर जो सवाल किया गया था, प्रश्न था, और ये प्रश्न दोनों ऑलमोस्ट सेम है कि देखिए हमारा तो प्लान ये है, हमारी सक्रिय योजना ये है कि जितने कोरोना ग्रस्त लोगों के संपर्क में लोग आते हैं तो हम उसके मुताबिक केस बढ़ाते हैं, टेस्ट बढ़ाते हैं और कभी हम 15,000 भी करते हैं, कभी 13,000 भी किए, कभी 20,000 भी है। लेकिन हमने अपने लिए जो संख्या फिक्स की है, निश्चित की है, वो 15,000 की है। तो कभी उसकी संख्या बढ़ती है और कभी कम होती है, लेकिन हरगिज़ इस बात को प्रतिबिंब नहीं करता है कि हम टेस्टिंग की संख्या कम करके केसों की संख्या कम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो कुछ भी मालूमात दी जाती है और जो कुछ भी एक्शंस लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं, तो उसके अंदर पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाती है। और इसी के साथ हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर रहे हैं और स्पीकर्स, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, उनके शुभचिंतक हैं। और जो लोग इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि सावधानी और सावचेती के जो कुछ भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें।